जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना जीवन लगा दिया, गुमनामी में रहकर तिरंगे का मान बढ़ा दिया, अपनी खुशियां अपना परिवार छोड़ वतन के लिए लड़ते रहे, देश की खातिर हंसते हंसते मौत को भी गले लगा लिया। आज जो बड़े गर्व के साथ हम खुली हवा में सांस लेते हैं, कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, त्योहार, शादी ब्याह, मातम, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, कारोबार सब कुछ करते हैं। ये इसलिए तो करते हैं क्योंकि कोई तो है जो हमारा नाम नहीं जानता, हमारा कुल, गोत्र, खानदान, मजहब, धर्म कुछ नहीं जानता। जानता है तो सिर्फ इतना कि हम सब भारतीय हैं। इसलिए मां भारती के ये वीर सपूत बिना किसी जान पहचान के हमारे खातिर अपनी जान पर खेल जाते हैं। आज ऐसे ही भारत के उन कमाल के हीरोज को याद करेंगे जिनके कारनामों से नापाक मुल्कों की हवा टाइट हो गई, उन्हें दिन में ही तारे दिखने लगे। आज भी उन जाबाजों का नाम सुनकर दुश्मन कांप जाता है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन खराब हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले नाम के साथ। भारत की खुफिया दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जिनकी असली पहचान और मिशन लंबे समय तक गुप्त रहे, यानी कि सीक्रेट रहे। इनमें सबसे चर्चित नाम है रविंद्र कौशिक का, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। 70 के दशक में उन्हें रॉ ने, यानी कि RAW ने पाकिस्तान में मिशन पर भेजा। उन्होंने नबी अहमद शाकिर की पहचान अपनाई और पाकिस्तानी सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचे। रविंद्र कौशिक की कहानी किसी फिल्मी जासूस की कहानी से कम नहीं है, लेकिन जैसे हर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, उनकी कहानी का अंत ऐसा नहीं हुआ। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ था, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद नजदीक है। कौशिक का बचपन थिएटर और अभिनय की दुनिया में बीता, जो कि आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि जासूसी में सिर्फ जानकारी जुटाना ही नहीं, बल्कि किसी और व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरीके से जीना भी जरूरी होता है। साल 1970 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी RAW, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ने उन्हें एक बेहद जोखिम भरे मिशन के लिए चुना। यह कोई सामान्य जासूसी मिशन नहीं था। उन्हें पाकिस्तान में एक ऐसी पहचान के साथ रहना था जिसमें उनकी भारतीय पहचान का कोई सुराग ना मिले, कोई जिक्र ना हो, जिसके लिए उन्हें भारत में ही लंबे समय तक कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। इसमें उर्दू की तालीम हो, इस्लाम की जानकारी हो और पाकिस्तान के सामाजिक, सांस्कृतिक और नई पहचान के अनुरूप व्यवहार जैसी तमाम चीजें और आदतें शामिल थी। जिसके बाद लगभग 23 साल की उम्र में 1975 में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान गए। उनका पुराना भारतीय जीवन, भारतीय पहचान अब पीछे छूट चुकी थी। पाकिस्तान में उन्हें अपनी नई पहचान के मुताबिक ही रहना था, वहीं के मुताबिक ढलना था। कौशिक ने कराची विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और कानून की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो पाकिस्तानी सेना से जुड़ गए। वर्ष 1979 से लेकर 1983 के बीच उन्होंने भारत को महत्वपूर्ण जानकारियां भी भेजी। रिपोर्टों में उनके द्वारा पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों, सैनिकों की तैनाती और कहूटा के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित तमाम जानकारियां पहुंचाने का जिक्र मिलता है। सबसे खास बात तो यह है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए वर्षों तक अपनी असली पहचान छिपाए रखने में कामयाब रहे। लेकिन कौशिक की कहानी का सबसे दुखद मोड़ साल 1983 में आया। कमाल की बात है ना कि उसी साल तो भारत ने अपना पहला क्रिकेट का विश्व कप भी जीता था, लेकिन कौशिक के लिए वो साल उनका काल बनकर आया। भारत की ओर से एक अन्य ऑपरेटिव इनायत मसीह को उनसे कांटेक्ट करने के लिए भेजा गया, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी उन्होंने पकड़ लिया उसे। सख्त पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से पाकिस्तानी अधिकारियों को उस व्यक्ति तक पहुंचने में मदद मिली, जिसे वो बाद में रविंद्र कौशिक के रूप में पहचान पाए और सितंबर 1983 में कौशिक गिरफ्तार कर लिए गए। यानी कि उनकी असली पहचान
किसी साधारण गलती से नहीं, बल्कि एक दूसरे ऑपरेशन के विफल होने के बाद मिले हुए सुरागों से उजागर हो गई। इसके बाद उन्हें पूछताछ केंद्रों और जेलों में रखा गया। उन्हें सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जैसी तमाम जगहों की जेलों में रहना पड़ा, जहां उनके साथ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के लोग जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया करते थे और उन पर गंभीर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दिया करते थे। 1985 में उन्हें पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई। बाद में वो सजा बदलकर उम्र कैद कर दी गई। अब उनके सामने एक लंबी कैद थी। कौशिक ने जेल से अपने परिवार तक कुछ चिट्ठियां पहुंचाने की कोशिश की। उन तमाम चिट्ठियों में उनके अकेलेपन, खराब स्वास्थ्य और जेल में झेली गई कठिन परिस्थितियों की झलक थी। एक प्रसिद्ध पंक्ति जो उनके नाम से रिपोर्ट की जाती है वो ये थी, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? यह उस व्यक्ति का सवाल था जिसने अपनी पहचान, परिवार, आजादी और अपना जीवन एक गुप्त मिशन के लिए दांव पर लगा दिया था। लगभग 16 साल तक कैद में बिताने के बाद उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई, खराब हो गई। उन्हें टीबी और हृदय संबंधी समस्याएं हो गई थी और 49 साल की उम्र में 21 नवंबर 2001 को, यानी कि इस सदी की शुरुआत में ही उन्हें मियांवाली सेंट्रल जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। तब उनकी उम्र करीब 49 साल की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जेल परिसर में ही दफनाया गया। रविंद्र कौशिक की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि जिस पहचान के लिए उन्होंने अपनी शिनाख्त मिटा दी, उनकी मृत्यु के समय दुनिया उन्हें एक सामान्य कैदी के रूप में देख रही थी। तो यह कहानी थी रविंद्र कौशिक की। अब दूसरा नाम जो जहन में आता है वो है अजीत डोभाल का, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं और जो भारत के पूर्व रॉ अधिकारी और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनकी उम्र आज 80 साल से ज्यादा है, लेकिन अनुभव और रणनीतिक कौशल के आगे हर कोई बौना है। अजीत डोभाल का करियर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में रहा। वो 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और साल 2004-05 में आईबी के निदेशक भी रहे। उनके कई ऑपरेशंस आज भी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन शुरुआत में ही मिजोरम में विद्रोहियों के बीच घुसपैठ करने का उनका मिशन उनके करियर के सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जाता है। दरअसल 1970 के दशक में मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ का विद्रोह चल रहा था। डोभाल को वहां पर आईबी की जिम्मेदारी मिली और उन्होंने लगभग 1972 से लेकर 1977 तक इस पूरे क्षेत्र में काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने विद्रोही संगठन के भीतर संपर्क बनाने और उसके कई वरिष्ठ कमांडरों को मुख्य धारा की बातचीत करने में और उस दिशा में लाने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका अंतिम परिणाम वर्षों बाद 1986 के मिजो शांति समझौते के रूप में सामने आया। यानी कि यहां पर उनका काम सिर्फ जासूसी का नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस, मानवीय संपर्क, बातचीत की जमीन व माहौल तैयार करना और देश के मसले सुलझाने के बाद डोभाल ने पाकिस्तान में अंडर कवर भूमिका भी निभाई। यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से डोभाल को लोकप्रिय संस्कृति में इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाने लगा। वो पाकिस्तान में भारतीय मिशन से जुड़े रहे और वहां पर लगभग 6 से 7 साल बिताने की बात कई स्रोतों में मिलती है। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पहचान छिपाकर स्थानीय लोगों के बीच रहकर लगातार इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। हालांकि उनके पाकिस्तान मिशन की बहुत सी रोमांचक कहानियों की पुष्टि अभी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड्स में नहीं है, लेकिन यहां तक कहा जाता है कि एक नाई की दुकान से परमाणु वैज्ञानिकों के बाल लेकर उन्हें यूरेनियम का पता लगाने के लिए भेजा गया था। कहानी व्यापक रूप से प्रकाशित हुई है, लेकिन इसे प्रमाणित तथ्य की तरह पेश करना भी सही नहीं होगा। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जब 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद गंभीर स्थिति में पहुंच गया था, 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले डोभाल ने कथित तौर पर स्वर्ण मंदिर परिसर में एक रिक्शे वाले के भेष में प्रवेश किया और अंदर मौजूद उग्रवादियों के बारे में तमाम जानकारियां इकट्ठा की। सबसे जोखिम भरा हिस्सा यही था कि उन्होंने कथित तौर पर खुद को पाकिस्तानी आईएसआई से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताकर उग्रवादियों का विश्वास, उनका भरोसा जीता।
अगर उनकी असली पहचान सामने आ जाती तो नतीजे बेहद गंभीर हो सकते थे। इसी भूमिका के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो अब बात करते हैं उनके एक और मिशन की, जो कि IC-814 कंधार अपहरण उस हाईजैक से जुड़ा है, जिसमें 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और विमान अफगानिस्तान के कंधार में पहुंचा दिया गया था। उस समय डोभाल भारतीय पक्ष की बातचीत करने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे। एक तरफ सैकड़ों यात्रियों की जान थी, दूसरी तरफ अपहरणकर्ता इनकी मांगे थी। आखिरकार भारत ने आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया, जिसके बदले में इन तमाम निर्दोष बंधकों को मुक्त कराया गया। यह फैसला आज भी भारत की सुरक्षा नीति के सबसे विवादित फैसलों में गिना जाता है। 2014 में आईसिस के कब्जे वाले इराक में 46 भारतीय नर्सें फंस गई थी। डोभाल, जो कि उस समय NSA बन चुके थे, खुद इराक गए और संकट के समाधान के लिए स्थानीय संपर्कों और अधिकारियों के साथ काम किया, जिसके बलबूते पर खुफिया जानकारी, बातचीत, स्थानीय नेटवर्क और सही समय पर निर्णय लिया जा सका और आखिरकार नर्सों को सुरक्षित वतन यानी कि भारत लाया गया। NSA बनने के बाद 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के संदर्भ में उनकी भूमिका व्यापक रूप से रिपोर्ट की जाती है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स के अनुसार 1980 के दशक में अजीत डोभाल पाकिस्तान में एक अंडरकवर मिशन पर थे। उस समय पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा था और भारत के लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण था कि वहां पर वास्तव में क्या चल रहा है। बात है पाकिस्तान के कहूटा इलाके की। यह वही क्षेत्र था जहां पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियां चल रही थी। लेकिन सवाल था कि इतने संवेदनशील जगह के बारे में जानकारी कैसे हासिल की जाए। तो बताया जाता है कि डोभाल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और उनमें से भी एक था भिखारी का रूप धारण करना। रिपोर्टों में कहा गया कि वो आम लोगों के बीच घूमते, आसपास की गतिविधियों पर नजर रखते और ऐसी जानकारी जुटाने की कोशिश करते जिसे सामान्य तरीके से हासिल कर पाना बेहद मुश्किल था। यहां तक कि उन्होंने एक नाई की दुकान से बालों के नमूने हासिल किए। इन बालों को कथित तौर पर भारत भेजकर जांच कराई गई। इन नमूनों में यूरेनियम से जुड़े हुए निशान भी मिलने की बात सामने आई थी। यह कहानी मीडिया में प्रकाशित विवरणों और डी देवदत्त की किताब अजीत डोभाल ऑन अ मिशन के हवाले से सामने आई। डोभाल के पाकिस्तान मिशन से जुड़ी हुई एक और दूसरी कहानी भी काफी चर्चित है। उन्होंने खुद एक मौके पर यह बताया था कि पाकिस्तान में अंडरकवर रहते हुए एक व्यक्ति ने उनके कान देखकर उनसे पूछा था कि क्या वो हिंदू हैं। दरअसल उनके कानों में छेद देखकर उस व्यक्ति को शक हुआ था कि कहानी के मुताबिक उस व्यक्ति ने बाद में खुद को भी छिपा हुआ हिंदू बता दिया था और डोभाल को सलाह दी थी कि कानों के छेद उनकी पहचान को उजागर कर सकते हैं। बहरहाल इन जासूसों और एजेंट्स की दुनिया की बस यही विडंबना होती है कि जिस मिशन में पकड़ा जाए उसमें भी देश अक्सर खुले तौर पर उनका नाम नहीं ले सकते। इन्हें उनकी बहादुरी के लिए कोई मेडल, कोई पद, कोई पुरस्कार, कोई स्मारक कुछ नहीं मिलता। मिलती है तो बस गुमनामी। इसलिए उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि खुफिया अभियानों की असली कीमत अक्सर उन लोगों और उनके परिवारों को चुकानी पड़ती है जिनके नाम पर इतिहास की किताबों में कुछ नहीं लिखा जाता। आज तो हमने आपको भारत के सिर्फ 2 ही जासूसों के किस्से और कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आगे जल्द ही और भी कई अनकहे और अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाते रहेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।